दोस्तों, मैं विवेक कुमार पटेल आप लोगों का क्लाइंट अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोविड-19 के चलते हुए क्लासेस ऑफ हो गई थी, तो ये मुझे चलाया गया कि आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराया जाए। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आपको साइंस से परिचित कराएंगे। तो आप सभी लोग जानते हो कि साइंस को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। साइंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो हमारा पहला पार्ट है फिजिक्स, जिसको भौतिक विज्ञान कहा जाता है। ये दूसरा पार्ट हमारा है केमिस्ट्री, जिसे रसायन विज्ञान कहा जाता है। तीसरा है बायोलॉजी, जिसे जीव विज्ञान कहा जाता है। तो पहले थोड़ा सा समझ लीजिए वास्तव में साइंस होती है। लोग साइंस में 3 चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो साइंस जो हमारा होता है उसमें मोस्टली 2 चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। एक लिविंग होती है, दूसरा नॉन लिविंग्स होती है। तो जो लिविंग्स होती है तो हम किसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे? तो हम बायोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। जो हमारा नॉन लिविंग्स होता है वो हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो हमारा जो लिविंग्स होता है मतलब कि सजीव चीज़ें जो होती हैं, तो सजीव चीज़ों में पूछा जाता है कि जो हमारी लिविंग थिंग्स होती है उनकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है। जो हमारी लिविंग थिंग्स होती है उनकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सेल होती है, जिसे आप लोग कोशिका के नाम से जानते हो। जिसे किसके नाम से जानते हो? कोशिका के नाम से जानते हो। और जो नॉन लिविंग होती है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है? एटम होती है, जिसे आप लोग परमाणु के नाम से जानते हो। तो ये हमने बता दिया कि आपको साइंस में मतलब 3 चीज़ों का अध्ययन करना है। लिविंग 3 चीज़ों का अध्ययन करना है और नॉन लिविंग थिंग्स का अध्ययन करना है। तो हम जो लिविंग थिंग्स हमारे होंगे उसको बायोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करेंगे, और जो हमारा नॉन लिविंग होगा हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा? तो हम पहले आज इसको इसका मतलब किसके बारे में चर्चा करेंगे? सबसे पहले क्लास हमारी होगी बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी, देखिए ये जो बायो शब्द होता है ये रूट वर्ड होता है, इसका मतलब क्या होता है? लाइफ, अर्थात जीवन। बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ अर्थात जीवन। ये बायो जो होता है वो क्या होता है? एक प्रकार का रूट वर्ड होता है। कहने का मतलब किसी भी चीज़ के आगे अगर लगा रहेगा बायो शब्द तो वह किससे संबंधित होगा? जीवन से संबंधित होगा। तो हम आइए देखते हैं बायोलॉजी जो है उसको कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है। तो बायोलॉजी के 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहला आपका जूलॉजी और दूसरा बॉटनी। तीसरा क्या होगा? बॉटनी होगा। जो जूलॉजी है उसके अंतर्गत हम किन चीज़ों का अध्ययन करेंगे? जूलॉजी का मतलब होता है जंतु विज्ञान होता है। ये जंतु विज्ञान होता है। और बॉटनी का मतलब क्या होता है? वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान कहने का मतलब कि हम जूलॉजी में जंतु विज्ञान का अध्ययन करेंगे, जीव जंतुओं का अध्ययन करेंगे, और बॉटनी के अंतर्गत हम वनस्पतियों का अध्ययन करेंगे। तो अब हमारा यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट होता है। हमारा पहला क्वेश्चन जो बनेगा वो ये पूछा जाता है कि ये जो जूलॉजी है, जूलॉजी के जनक किसे कहा जाता है या फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ जूलॉजी तो आप सब लोग जानते होंगे किसे कहा जाता है? अरिस्टो को कहा जाता है। अरिस्टोटल, इन्हें हिंदी में क्या कहा जाता है?
बॉटनी वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ बॉटनी। तो आप सभी लोग जानते हो ये कौन थे? थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस ये कौन थे? बॉटनी के जनक थे। तो आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि अगर जंतु विज्ञान के जनक को अरस्तु कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान के जनक को थियोफ्रास्टस कहा जाता है, तो बायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो ये जो हमारे अरस्तु साहब हैं, इन्हें ही बायोलॉजी का जनक कहा जाता है। अरस्तु को भी बायोलॉजी का जनक कहा जाता है। तो ये चीजें हो गई, मतलब कि बायोलॉजी के संबंध में ये चीजें हो गई। आइए अब हम टॉपिक की ओर चलते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक होगा, आइए उसकी तरफ ध्यान देते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक होगा, आज हम पहले टॉपिक की स्टार्टिंग करेंगे। जो हमारा पहला टॉपिक क्या होगा वो ब्रेन होगा। मस्तिष्क, ब्रेन, मस्तिष्क। तो अब सभी को पता होगा ब्रेन कहाँ होता है। तो ये हमारी जो ऊपर की खोपड़ी है जिसे स्कल कहा जाता है, जिसे स्कल कहा जाता है, कपाल अस्थि कहा जाता है। ये इसी स्कल या कपाल अस्थि के नीचे स्थित होती है। कहने का मतलब कि कपाल अस्थि के नीचे का भाग क्या कहलाता है? ब्रेन कहलाता है, मस्तिष्क कहलाता है, या खोपड़ी, कपाल अस्थि या खोपड़ी का खोपड़ी या कपाल अस्थि के नीचे का भाग क्या कहलाता है? हमारा ब्रेन कहलाता है, मस्तिष्क कहलाता है। तो अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन उठेगा। ये तो पहला हो गया, ये स्थित कहाँ होता है? खोपड़ी या कपाल अस्थि के नीचे स्थित होता है। और दूसरा यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि इसका वजन कितना बनता होता है, इसका वेट कितना होता है। तो इसका जो वेट होता है, देखिए वो 1350 से 1450 ग्राम के आसपास का होता है। कहने का मतलब महिलाओं में 1350 ग्राम का होता है और पुरुषों में 1450 ग्राम का होता है। तो हम इसको एवरेज के रूप में कितना ले सकते हैं? ये औसतन हम लिख देते हैं कि हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो मस्तिष्क है, वो कितने ग्राम का होता है? वो 1450 ग्राम का होता है। लेकिन क्या यह जो 1400 ग्राम का हमारा जो दिमाग होता है, क्या हम पैदा होते हैं तभी रहता है, या युवावस्था में होता है, या जब हम वृद्धावस्था में आ जाते हैं तब होता है? ये एक क्वेश्चन बनता है। तो ये जो हमारा 1350 से 1450 या ये जो देखा जाए 1400 ग्राम का जो हमारा जो दिमाग होता है, वह कितने वर्ष की अवस्था में होता है? तो वह 20 वर्ष की अवस्था में ये होता है। 20 वर्ष होने के बाद, मतलब कि हमारी 20 वर्ष होने के बाद यह प्रतिवर्ष 3.5 ग्राम पर ईयर इसमें माइनस मतलब वृद्धि होता है, या मतलब कि घटता चला जाता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे अगर 3.5 ग्राम प्रतिवर्ष घट रहा है तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा दिमाग भी समाप्त हो जाएगा। हाँ, दिमाग हमारा जो होता है ये समाप्त हो जाएगा, लेकिन जो हमारा इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस है वो नहीं कम होता। कहने का मतलब कि हमारा जो हमारी बौद्धिक क्षमताएं होती हैं, जो हमारी इंटेलेक्चुअल होती हैं, उसमें कोई कमी नहीं आती। हमारे दिमाग में तो कमी आ जाएगी 20 वर्ष तक। ये मतलब कि 20 वर्ष की अवस्था में 1400 ग्राम का होता है, प्रतिवर्ष 3.5 ग्राम ये घटता है, लेकिन इससे हमारे इंटेलेक्चुअल पर या हमारे बौद्धिक पर हमारे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि जब बच्चा पैदा होता है तब उसका दिमाग कितने ग्राम का होता है? तो ये जो होता है जब बच्चा पैदा होता है, ये 350 से
400 ग्राम का ये होता है जब बच्चा पैदा होता है। तो अब ये आपका क्वेश्चन हो गया कि दिमाग का वजन कितना होता है, तो 1400 ग्राम। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका दिमाग कितना होता है, 350 से 400 ग्राम के आसपास होता है। हमारा जो मस्तिष्क है, ब्रेन है, वो स्थित कहाँ होता है, तो खोपड़ी कपालस्थि के नीचे या स्थित होता है। तो इसके फंक्शन आगे समझ लेते हैं, मतलब जो हमारा ब्रेन है उसके क्या फंक्शन होते हैं, उसका हमारे बॉडी में क्या भूमिकाएं होती हैं। तो ये जो हमारा ब्रेन होता है, यह हमारी पूरी बॉडी को क्या करता है, यह संतुलित करता है। हिंदी का मतलब टू कंट्रोल आवर बॉडी। ये हमारे पूरे शरीर क्या करता है, संतुलित रखता है और यह हमें समान बुद्धि प्रदान करता है। ये पहला फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन हो गया टू प्रोवाइड इंटेलेक्चुअल, समान बुद्धि प्रदान करना, समान बुद्धि प्रदान करना। और ये क्या हो जाएगा, टू कंट्रोल आवर बॉडी, हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखना, संतुलन बनाए रखना। ये इसके दो होते हैं। तो आइए अब हम इसको इसके डिवाइडेशन की बात कर लेते हैं। मतलब ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं, इसके बारे में बात कर लिया जाए। तो आप सबको पता होगा कि जो हमारा ब्रेन है वो कितने भागों में डिवाइड किया गया है, वो 3 भागों में डिवाइड किया गया है। आप सब लोग पढ़े होंगे कहीं ना कहीं ब्रेन को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, मस्तिष्क को कितने भागों में डिवाइड किया है। तो मस्तिष्क को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। जो हमारा पहला होगा फोर ब्रेन, इसको हिंदी में कहा जाता है अर्ध मस्तिष्क। जो दूसरा होगा वो मिड ब्रेन, इसको मध्य मस्तिष्क कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, मध्य मस्तिष्क कहा जाता है। तो जो हमारा तीसरा पार्ट होगा फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन इसे कहा जाता है पश्च मस्तिष्क। इसे क्या कहा जाता है, पश्च मस्तिष्क कहा जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि ब्रेन को कितने भागों में डिवाइड किया जाता है, तो ब्रेन को 3 भागों में बता दिया। फोर ब्रेन, अर्ध मस्तिष्क, मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क और हिंड ब्रेन, पश्च मस्तिष्क। तो ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इन तीनों में सबसे बड़ा कौन होता है, उससे छोटा कौन सा होता है तथा सबसे छोटा कौन सा होता है। तो जो हमारा फोर ब्रेन है, अर्ध मस्तिष्क, ये सबसे बड़ा होता है, कहीं पर हमने इसको पहला स्थान दे दिया। ये जो हमारा मिड ब्रेन है ये सबसे छोटा होता है, मतलब ये तीसरे नंबर पे आता है। और जो हमारा हिंड ब्रेन है ये दूसरे नंबर पे आएगा। कहने का मतलब कि फर्स्ट प्रेफरेंस हमने किसको दिया, फोर ब्रेन को, सेकंड हमारा क्या आ गया, हिंड ब्रेन आ गया, और थर्ड पे आ गया ये मिड ब्रेन आ गया। कहने का मतलब ये हुआ कि फोर ब्रेन, उसके बाद हिंड ब्रेन और उसके बाद मिड ब्रेन। ये इसका क्रम होता है। तो अब यहाँ से इतने जो वैज्ञानिक नाम होते हैं, कहने का मतलब फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन या अर्ध मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, इसके जो वैज्ञानिक नाम होते हैं ये भी पूछा जाता है। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम होगा वो क्रॉस एंसेफेलॉन कहलाता है। क्रॉस एंसेफेलॉन। और इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है मीजोएंसेफेलॉन। ये मीजोएंसेफेलॉन कहलाता है। तो तीसरा हमारा पार्ट है
हिंडुब्रेन है, ये रॉन्ग आंसर प्लांट। तो ये इनके वैज्ञानिक नाम हो गए। तो ये जो हमने आपको बताया कि फोर ब्रेन, इसके कितने पार्ट होते हैं, मतलब कि यहाँ भी डिवाइड होता है, इसके जो पार्ट होते हैं ये भी पार्टों में डिवाइड होता है। इसका जो पहला आपका हो जाएगा थैलेमस, पहला क्या हो जाएगा, थैलेमस हो जाएगा। फिर दूसरा होता है हाइपोथैलेमस हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। और तीसरा इसका पार्ट होता है सेरेब्रम होता है, सेरेब्रम, इसको हिंदी में प्रामस्तिष्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है हिंदी में, प्रामस्तिष्क कहा जाता है। और जो हमारा मिड ब्रेन है, ये मिड ब्रेन चूंकि सबसे छोटा होता है, आप लोग जानते हो, तो ये इसके सब पार्ट नहीं होते, ये सिर्फ मिड ब्रेन के ही नाम से जाना जाता है। और जो हमारा हिंड ब्रेन है, इसके भी 3 पार्ट होते हैं। पहला जो होता है मेडुला ऑब्लंगेटा, मेडुला ऑब्लंगेटा। जो हमारा जो दूसरा पार्ट होगा सेरेबेलम, सेरेबेलम, इसको अनुमस्तिष्क कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, अनुमस्तिष्क कहा जाता है। और तीसरा पार्ट होगा वो पोन्स में जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग इस वक्त ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा अग्र मस्तिष्क है उसमें क्या है, सेरेब्रम है। तो जो हमारा पश्च मस्तिष्क है उसमें क्या है, सेरेबेलम है। तो थोड़ा नाम तो मिलता जुलता है, लेकिन ये आप लोग थोड़ा सा मतलब इस पर किया करिएगा। तो आइए हम सबसे पहले हिंड ब्रेन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मस्तिष्क से हम स्टार्ट करते हैं, उसके सब पार्ट के फंक्शन के बारे में हम आप लोगों को बताते हैं। ये पहला हमारा क्या था, मेडुला ऑब्लंगेटा था। ये तो मेडुला ऑब्लंगेटा जो होता है, ज़्यादातर क्वेश्चन बनता है मतलब ये इसके कार्य क्या होते हैं, इसके फंक्शन क्या होते हैं, या हमारे बॉडी के किस पार्ट को कंट्रोल करता है। तो हमारे जो इन्वॉलंटरी फंक्शन होते हैं, जो हमारी बॉडी के इन्वॉलंटरी फंक्शन होते हैं, से हिंदी में अनैच्छिक क्रियाएं कहा जाता है। अनैच्छिक क्रियाएं, ये इसी अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। कौन, मेडुला ऑब्लंगेटा। कहने का मतलब कि हमारे बॉडी में जो अनैच्छिक क्रियाएं उत्पन्न होती हैं उन्हीं को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, मेडुला ऑब्लंगेटा करता है। तो ये जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं वह भी 2 प्रकार की होती हैं। जो पहला होगा वाइटल मैकेनिज्म, वाइटल मैकेनिज्म, इसको जैविक क्रियाएं कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, जैविक क्रियाएं कहा जाता है। कहने का मतलब ये पहला हो गया वाइटल मैकेनिज्म, जैविक क्रियाएं, और दूसरा होता है एक्सेसरी फंक्शन। एक्सेसरी फंक्शन, एक्सेसरी फंक्शन, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। देखिए तो हमने आपको यहाँ पे लिखा, सॉरी यहाँ पे नंबर 1 होगा, मतलब पहले जो हमने लिखा वाइटल मैकेनिज्म और दूसरा एक्सेसरी फंक्शन। तो ये हमने भी आप लोगों को बताया कि मेडुला होता है वह हमारे बॉडी पार्ट के इन्वॉलंटरी फंक्शन को कंट्रोल करता है, अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। तो हमारी बॉडी में अनैच्छिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। पहला वाइटल मैकेनिज्म, जैविक क्रियाएं, और दूसरा एक्सेसरी फंक्शन, सहायक क्रियाएं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन होता है, ये वाइटल मैकेनिज्म। ये हमारे बॉडी में 24 घंटे कार्यरत रहती हैं, 24 आवर ये हमारे बॉडी में एक्टिव रहती हैं। अगर ये एक्टिव ना रहें तो हमारी डेथ हो सकती है।
कहने का मतलब कि ये अगर एक्टिव ना रहे तो हमारी डेथ हो जाएगी। तो वो इनवॉलंटरी फंक्शन कौन कौन से हैं, जैसे हमारी हार्ट बीट हो गई, धड़कन, जो हमारी धड़कन होगी। तो आप सभी लोग जानते हैं कि अगर धड़कना बंद कर दे क्या आपकी जिंदगी रहोगे? नहीं, आपकी डेथ हो जाएगी। ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? वाइटल मैकेनिज्म जैविक क्रियाओं के अंतर्गत। देखिए ये थोड़ा सा याद करना डिफिकल्ट होता है, लेकिन आप इसको समझ के चलोगे। मतलब कि यहाँ से देखिए, मतलब कि इनवॉलंटरी फंक्शन अनैच्छिक क्रियाएं, मतलब अनैच्छिक मतलब कि जो हमारी इच्छा के विपरीत हो, हम चाह कर उन्हें नहीं रोक सकते। इस तरीके से आप याद कर चलिए कि मतलब कि जो हमारी इच्छा के विपरीत हो, जिन्हें हम रोक नहीं सकते, जिस पर हमारा कोई कंट्रोल ना हो, तो उनमें से पहले हमने आपको बताया वाइटल मैकेनिज्म। मतलब कि वाइटल मैकेनिज्म ने हमें पहला क्या बताया? हार्ट बीट, धड़कन। क्या धड़कन जो होती है आप कंट्रोल कर सकते हो? धड़कन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो अगर ये हृदय धड़कना बंद कर दे तो आपकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। तो अब उसी से रिलेटेड अब आपको एग्जाम्पल अपने आप स्वतः याद हो जाएंगे। और दूसरा आप स्वयं सोचिए, पहले मैंने बताया हार्ट बीट, दूसरा क्या हो जाएगा? रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन क्या मतलब? ये श्वसन। कहने का मतलब कि अगर हम सांस लेना बंद कर दे या हमारी सांसें थम जाए, क्या हम जीवित रहेंगे? जीवित नहीं रह सकते। तीसरा देख लीजिए, ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन मतलब कि रक्त संचरण, मतलब कि हमारी बॉडी में ब्लड दौड़ रहा है, खून दौड़ रहा है, अगर वह बंद हो जाए तब हमारी डेथ हो जाएगी, हमारी मृत्यु हो जाएगी। कितने हो गए? 3 हो गए। और चौथा देख लीजिए, डाइजेशन। डाइजेशन पाचन, मतलब हम जो कुछ भी खाते हैं वो क्या होता है? वो डाइजेस्ट होता है। अगर वह डाइजेस्ट ना हो तो हमारी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। इनहेलेशन, उत्सर्जन, क्या हो जाएगा? उत्सर्जन हो जाएगा। तो ये हमने 5 प्रकार आपको किसने बता दिए? वाइटल मैकेनिज्म के अंतर्गत। कहने का मतलब ये जो होती है एक्टिवेट ऑन 24 आवर। ये 24 घंटे एक्टिवेट रहती है। और जो दूसरा हमने आपको बताया था एक्सेसरी फंक्शन, एक्सेसरी फंक्शन सहायक क्रियाएं। सहायक क्रियाएं कहने का मतलब ये जो सहायक क्रियाएं होती हैं उनके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कि अगर ये जो सहायक क्रियाएं हैं अगर वह रुक भी जाए तो हमारी डेथ नहीं होगी। जैसे उबासी आना, उबासी आना जिसे आप लोग हिंदी में जमहाई लेना कहते हैं, छींकना, डकारना, आंखों का झपकना, आंखों का झपकना। तो ये एक्सेसरी मतलब कि हमारी बॉडी को सहायता प्रदान करते हैं, लेकिन इनके ना होने से हमारी डेथ नहीं हो जाएगी। तो अब यहाँ से आपका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है मेडुला ऑब्लंगेटा से कि क्या हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा सोते समय एक्टिवेट रहता है? क्या हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा सोते समय एक्टिवेट रहता है? तो आपका आंसर होगा यस, ये सोते समय एक्टिवेट रहता है। अब देखिए कैसे, अगर यह सोते समय मेडुला ऑब्लंगेटा डीएक्टिवेट हो जाए तो हमारी हार्ट बीट क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। रेस्पायरेशन क्या होगा? रुक जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। डाइजेशन क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। इनहेलेशन क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। कहने का मतलब कि हमारी डेथ निश्चित है। तो ये मतलब कि 24 घंटे मेडुला ऑब्लंगेटा क्या होता है? वह एक्टिवेट होता है। अब से यहाँ पे हमने
लिखा कि आंखों का झपकना। तो आप सभी लोग जानते हो हम जब नींद में होते हैं तभी हमारी आंखें बंद, तो तभी हमारी आंखें बंद होती हैं। अगर हम मतलब सामान्य अवस्था में है तो हमारी आंखें मतलब स्वतः झपकती रहती हैं। हाँ, हम उनको रोक सकते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन ये मतलब कि मेडुला ऑब्लांगेटा के अंतर्गत ये भी 24 घंटे मतलब एक्टिवेट रह सकते हैं, लेकिन इनके ना होने या ना होने से हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका कौन सा बनता है? वाइटल मैकेनिज्म बनता है। तो आज की क्लास में हम आपको यहीं तक पढ़ाएंगे। अगली क्लास में हम आपको बताएंगे सेरेबेलम और पोन्स के बारे में। तो उसके बाद हम फिर आ जाएंगे फोर मस्तिष्क और हिंड मस्तिष्क के बारे में। नमस्कार दोस्तों, वीडियो कैसी लगी है मेरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा और मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा।